हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। तो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। आज हम लोगों की 4th क्लास है पॉलिटी की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो लास्ट में हमने 1833 का अधिनियम पढ़ा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया था, यहाँ से अपना व्यापार बंद कर दिया था। और क्या बोला था कि हम अब और सिर्फ क्या करेंगे, रूल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ शासन करेंगे। ठीक है। तो दूसरा काम क्या किया था, भारत का केंद्रीकरण किया था। ठीक है। दूसरा काम क्या किया था, भारत को सेंट्रलाइज कर दिया था और एक गवर्नर जनरल बनाया था। भारत को सेंट्रलाइज करके गवर्नर जनरल बनाया था। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, है ना। एक हेस्टिंग थे, वो गवर्नर जनरल बनाए गए थे जब 3 जगह को एक किया गया था, सेंट्रलाइज किया गया था। किसको? मुंबई, कोलकाता और मद्रास, है ना। जब इन तीनों को सेंट्रलाइज किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, तब एक गवर्नर जनरल बनाए गए थे। पर तब भारत को सेंट्रलाइज नहीं किया गया था, तो वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हैं। क्यों है? क्योंकि अब भारत का क्या किया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया है। और क्या किया था? तीसरा कार्य, लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मैकेले की उपस्थिति में। ठीक है। और क्या तय किया गया था? तय ये किया गया था कि अब जो भी हम लोग नियम कानून बनाएंगे वो इसी आयोग के अंडर में बनेंगे। और क्या किया गया था, ये बोला गया कि जो 1833 के पहले की जितनी भी विधियां बनाए थे हम लोग, उन सबको हम लोग विनिमय बोलते थे। और जो 1833 के बाद से अब जितनी भी विधियां बनेंगी, जितने भी एक्ट बन रहे हैं, उनको हम लोग अधिनियम बोलेंगे। ये कब तय हुआ था? ये हमारा 1833 में ही तय हुआ था। और पांचवा काम इन्होंने एक अच्छा क्या किया था, जो दास प्रथा होती है, दास प्रथा का अंत किया था, जो कि 1833 से हमारा स्टार्ट हुआ था, जिसका अंत होना, और 1843 10 साल लग गए थे जिसका अंत होते होते 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ था। और छठा काम इन्होंने क्या किया था 1833 में? छठा काम ये किया था, आईपीसी की धाराएं बनाई थी। जो इंडियन पीनल कोड हम लोग आज पढ़ते हैं, तो इसकी धाराएं बनाई थी। कितनी कब बनाई थी? 1833 से स्टार्ट किया था बनाना, बन गई थी 1860 तक। और 1862 में क्या हुई थी? अप्लाई हुई थी, लागू हुई थी। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था 1833 के अंडर। ठीक है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे आज। आज पढ़ेंगे 1853 का अधिनियम। एक्ट ऑफ 1853, 1853 का अधिनियम पढ़ेंगे कि इसमें क्या किया गया था। देखो, इस एक्ट के बनने से पहले ये था कि ये लोग कोई भी नियम कानून, जैसे विधि आयोग में नियम कानून बनाने के लिए विधि आयोग को बनाया गया। इससे पहले भी नियम कानून तो बना ही रहे थे, फिर विधि आयोग में बनाने का तय किया गया। तो इससे पहले कोई भी कानून बन रहा था, वही लोग बना रहे थे, सब लोग वही लोग एग्जीक्यूट करवा रहे थे, बना रहे हैं और उसको लागू करवा रहे हैं, चलवा रहे हैं, देख रहे हैं पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट जब 1853 का अधिनियम, ये एक्ट बनाया गया, तब क्या किया गया, ये एक्ट बनाने के बाद में दोनों चीज़ें अलग कर दी गई कि कानून अलग बनेगा और उसको लागू एग्जीक्यूशन जो होगा उसका अलग करवाया जाएगा। तो विधायिका और कार्यपालिका। स्टार्टिंग में बताया था, विधायिका को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। बताया था स्टार्टिंग में कोई भी नियम बनता है। अभी अगर हम लोग लेजिस्लेटिव की बात करें तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, है ना, राज्य विधानमंडल और संसद, है ना। तो और उसमें क्या होते हैं, फिर नियम हमारे बनते हैं, कोई भी एक्ट जो भी है इसमें बनता है। तो जो उस समय क्या किया गया था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया गया। मतलब
नियम कानून जो भी है वो बनेंगे सब इसमें, और जो उनका एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूट करवाए जाएंगे, लागू करवाए जाएंगे, वो अलग रहेगा। बनाने के लोग अलग रहेंगे, बनाया कहीं और जाएगा, और लागू करवाने के लिए अलग होगा, अलग लोग क्या करवाएंगे, लागू करवाएंगे। मतलब क्या किया गया था, दोनों की शक्तियों का, कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों की शक्तियों का पृथक्करण करवा दिया गया था। क्या किया गया, कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों की शक्तियों का पृथक्करण किया। किसमें, 1853 के अधिनियम में कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण किया। पहला काम ये है हमारा। दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम इन्होंने ये किया था कि जो कंपनी की जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, कंपनी के महत्वपूर्ण पद के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ किया था। प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ किया था। इससे पहले ये था कि कोई भी आ रहा है तो अपनी अकॉर्डिंग टू जैसी उसकी पोजीशन वहाँ पे, उस अकॉर्डिंग पोजीशन या जैसे भी वो क्या कर रहा था, कोई भी पोस्ट पे आके बैठ जा रहा था, कोई भी किसी भी पोस्ट पे आके बैठ जा रहा था। तो कहा गया कि ऐसा सही नहीं है, ऐसा उचित नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू आपकी टेंडेंसी, कैपेसिटी सब कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी पोस्ट पर क्या होंगे, बैठेंगे। तो दूसरा क्या किया गया था काम, जो कंपनी की महत्वपूर्ण जो पद होते हैं, जो भी उनके जो पोस्ट होती हैं, उसमें क्या किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किया गया कि आप एग्ज़ाम दीजिए, और अगर आप क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम को तो फिर आपको वो पद मिलेगा। तो दूसरा काम क्या किया गया, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ किया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ किया। तो अब देख रहे हैं कि पहले यहाँ ऐसा कुछ खासा था नहीं, इन्होंने ही ऐसा कुछ किया कि अगर अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, आफ्टर दैट आपको वो पोस्ट मिलेगी। तो ये दोनों काम हमारे 1853 के अधिनियम में किए गए थे। ये दोनों काम हमारे 1853 के अधिनियम में ये दोनों काम किए गए थे। ठीक है। फिर 1853 के बाद हुआ यूं कि ये लोग अपना ही सब बना रहे हैं, और जितने भी लॉज या नियम या जो कानून जो भी ये लोग बनाते थे, सब अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते थे। यहाँ रहे थे, जनता यहाँ की थी, तो ये लोग अपने हिसाब से जो भी नियम कानून बना रहे हैं और हम लोग को ऊपर रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। हम लोग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सब लोग क्या कर रहे थे, विरोध तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा हो ही रहा था। तो उस समय क्या हुआ, फिर 1857 में क्या हुआ, मंगल पांडे जी ने क्या किया था, इनका विरोध कर दिया था। 1857 सबको पता है, 1857 की क्रांति के बारे में, है ना, सबको पता है 1857 की क्रांति के बारे में। तो उस जो नियम बनाया 1853, उसके बाद में क्या हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कहते हैं कि जो बंदूक थी उसमें क्या करते थे, गाय और जो पिग होता है सुअर, उसकी क्या करते थे, चमड़ी मिलाते थे, है ना। तो फिर 1857 की क्या हुई, फिर क्रांति हुई, और हम लोग जीत भी जाते वहाँ पे। अगर हम लोग सही से लड़ लिए होते तो जीत जाते। कई लोग, अगर सब लोग साथ देने आ रहे थे, सब लोग आ जाते, पर उन लोगों को पता चल गया था, उन्होंने दिमाग लगा लिया, सबको एकत्र होने ही नहीं दिया। उन्होंने हर जगह क्या किया, हर जगह बैरियर लगा के लोगों को ला के और अपनी कंपनी बुला के क्या किया, हर जगह सबको अपने अपने ही जगह पर क्या किया, रोक दिया। अकेले इंसान फिर लड़ नहीं पाएगा, तो फिर जीत नहीं पाए थे। अगर जीत जाते तो उसी समय आज़ादी मिल सकती थी, हम लोग को उसी समय मिल गई होती। बट इससे नुकसान तो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बुरा। और ये भी देखा उन्होंने कि अगर हम लोग सचेत ना होते तो हम लोग हार सकते थे, यहाँ से खदेड़ दिए जाते भारत से। तो उस समय जब 1853 के बाद 1857 की क्रांति हुई, तो फिर जो इंग्लैंड की महारानी है, उन्होंने ये देखा कि अगर सचेत ना हुए होते, हम लोग सतर्क ना हुए होते, तो हम लोग हार जाते, यहाँ पर हम लोग हार जाते। तो उसके बाद क्या हुआ, 1858 में, उसके बाद 1858 का क्या आया, अधिनियम। 1858 का
अधिनियम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्वर्णिम अधिनियम। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वर्णिम अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये स्वर्णिम अधिनियम, या फिर इसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ बेस्ट, एक्ट ऑफ बेस्ट भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा देखा कि इतना भयानक वाला विरोध हो गया है, सामने से इतना भयानक वाला विरोध कर रहे हैं, तो फिर जो इंग्लैंड की जो ब्रिटिश क्राउन थी उन्होंने क्या कहा कि अब आप चला नहीं पा रहे हैं, आपके बस की बात है नहीं, आपके वहाँ रहते हुए, आप रूल करते हुए, आपके वहाँ पे सामने से इतना बड़ा विद्रोह हो गया, हम हार भी सकते थे वहाँ पर, हमें वापस आना पड़ता सब छोड़कर। तो उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शासन उनके हाथ से छीन लिया। डायरेक्ट कहाँ से कंट्रोल करने को बोला, डायरेक्ट इंग्लैंड से बोला कि अब हम कंट्रोल करेंगे। कौन कंट्रोल करेगा, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि डायरेक्ट हम कंट्रोल करेंगे, मतलब जो उस समय ब्रिटिश इंग्लैंड की महारानी है वही इस समय क्या होती, भारत की महारानी थी, क्योंकि यहाँ पे और कोई राजा तो शासन कर नहीं रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने बोला कि डायरेक्ट अब रूल कौन करेगा, डायरेक्ट हम रूल करेंगे। कहाँ से, इंग्लैंड से। उस समय महारानी थी कौन, तो उस समय महारानी विक्टोरिया थी। उस समय महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति इतनी भरपूर तेजी से हुई थी कि ब्रिटिश क्राउन को लगा कि अब ये चला नहीं पा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पर, वो लोग यहाँ पर शासन चला नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने उनके हाथ से शासन की भागदौड़ क्या की, अपने हाथ में छीन ली, अब हम यहाँ से करेंगे, आप वहाँ से चला नहीं पा रहे हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके हाथ से जो रूल करने की पावर थी वो चली गई, किसके पास चली गई, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। ब्रिटिश क्राउन उस समय कौन थी, ब्रिटिश क्राउन विक्टोरिया थी, मतलब जो वहाँ की रानी है थी उस समय पे, वो यहाँ की रानी थी। ठीक है, दूसरा काम इन्होंने क्या किया, जब ये छीन लिया ये पावर, तो फिर दूसरा काम इन्होंने ये किया, 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम में, जिसको स्वर्णिम अधिनियम बोलते हैं और एक्ट ऑफ बेस्ट भी बोलते हैं, दूसरा काम इन्होंने ये किया, भारत राज्य सचिव परिषद की स्थापना की। भारत राज्य सचिव परिषद किसने किया, इंग्लैंड की महारानी ने भारत राज्य सचिव परिषद का क्या किया, गठन किया। भारत राज्य सचिव परिषद का गठन किया, जिसमें कितने लोग थे, जिसमें 15 लोग की टीम बनाई। भारत राज्य सचिव परिषद का गठन किया जिसमें 15 लोगों की टीम बनाई, जिसमें से 7 लोग कैसे थे और 8 लोग कैसे थे। जो 7 लोग थे वो वहीं इंग्लैंड के मंत्री थे, इंग्लैंड के मंत्री थे। तो भारत राज्य सचिव परिषद का गठन किया, उसमें 15 लोगों की टीम थी। कितने लोगों की, 15 लोगों की टीम थी, जिसमें से 7 थे भारत इंग्लैंड के मंत्री, ठीक है, और 8 कौन लोग थे, 8 थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारी। अच्छा, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी उस भारत राज्य सचिव परिषद का जो गठन किया था उसमें रखना पड़ा। अगर ना रखते तो वो लोग भी कहते कि हम इतने सालों से यहाँ आकर मेहनत हमने की, एम्पायर बनाया हमने, रूल हम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से हर चीज़ ले लोगी, फिर आप कोई वहाँ से कोई भारत राज्य सचिव परिषद बनाया आपने, वहीं से सारे के सारे लोग भेज दिए, यहाँ का हमको हमारा कोई आपने व्यक्ति उसमें हमारा कोई पर्सन रखा ही नहीं। इस वजह से अगर वो ऐसा ना करती तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, ब्रिटिशर्स थे, वो डायरेक्ट क्या करते, रानी से ही विद्रोह कर देते। जाहिर सी बात है, मेहनत सब उन्होंने की यहाँ पर आकर, आप डायरेक्ट पूरी शासन अपने हाथ में ले लेंगी तो कैसे चलेगा, तो विद्रोह हो जाता अगर ऐसा ना करती। इसीलिए उनको दोनों जगह के लोगों को रखना पड़ा। इंग्लैंड से जो भेजे, इंग्लैंड के मंत्री को भी भेजा, वो लोग भी थे उस भारत राज्य सचिव परिषद में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारियों को भी उसके अंदर रखना पड़ा इसी वजह से। ठीक है, देखो
ब्रिटिश क्राउन विक्टोरिया के हाथ में शासन चला गया। उन्होंने भारत राज्य सचिव परिषद का गठन किया। गठन में कितने लोग थे? 15 लोग थे। 7 लोग इंग्लैंड के मंत्री थे, 8 ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारी थे। ये हमारा काम किस में हो रहा है? 1858 के अधिनियम में। सबको आपको लाइन वाइज याद करना है कि किस अधिनियम में क्या काम हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि ये किस अधिनियम का पार्ट है, किस अधिनियम में हुआ था, या फिर स्वर्णिम अधिनियम किसको कहते हैं, एक्ट ऑफ बेस्ट कौन किसको कहते हैं, भारत राज्य सचिव परिषद का गठन किस में हुआ था, कितने लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने थे, इंग्लैंड के कितने मंत्री थे, जब 1858 का अधिनियम बना उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन थी। ऐसे करके ही सारे क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 कई क्वेश्चन निकले इससे। ठीक, एक और काम ये किया था कि इसी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या किया था उन्होंने, इससे पहले गवर्नर जनरल बोल रहे थे, तो इस एक्ट के बाद से ही, इस एक्ट में ही बनाया गया कि गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाएगा। सुना होगा आपने गवर्नर जनरल, वाइसराय, तो दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही पोस्ट पे लोगों को, एक ही पोस्ट पे बैठे हुए लोग को कहा जाता है गवर्नर जनरल और दूसरा वाइसराय। बट 1858 के एक्ट के बाद से ही जो गवर्नर जनरल थे उन्हीं को ही क्या कहा जाने लगा? वाइसराय कहा जाने लगा। तो जो हमारे पहले वाइसराय थे वो कौन थे? पहले हमारे वाइसराय जो बने फिर वो कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये भी आपको याद रखना है नाम, कि जो हमारे पहले वाइसराय बने उनका क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वाइसराय बने। ठीक है, इससे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था। जब वाइसराय कहा जाना कहने लगे तब जो बने पहले उनका नाम लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब ये क्या कर रही है? इसने व्यापार ख़त्म ही कर दिया है। अब ये क्या कर रही हैं? सिर्फ शासन कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ शासन कर रही हैं। तो अब ये इनके जो एक्ट बनेंगे वो भी शासन को लेकर ही बनेंगे, शासन से ही रिलेटेड एक्ट इनके बनेंगे। अब हमारा आता है एक्ट 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम, इस अधिनियम को बोला जाता है, देखो अब ये क्या कर रहे हैं? अच्छे से शासन कर रहे हैं। अब जिनके जो एक्ट बनेंगे वो रिलेटेड टू रूल होंगे, शासन के अकॉर्डिंग होंगे, तो इस एक्ट को बोला जाता है भारत शासन एक्ट। भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इस एक्ट को बोला जाता है भारत शासन अधिनियम। देखो इसमें इन्होंने पहला काम क्या किया? ये क्या कि जो गवर्नर जनरल हैं, मतलब जिनको वाइसराय कहा जाने लगा है, गवर्नर जनरल की संख्या बढ़ा दी। पहले एक ही गवर्नर जनरल हुआ करता था जैसे, फिर क्या किया? संख्या को बढ़ा दिया कि अब एक से अधिक हो सकते हैं गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले जैसे कि एक ही गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो 1861 के अधिनियम में आप शासन ही कर रहे हैं तो एक गवर्नर जनरल से क्या होगा? तो गवर्नर जनरल की संख्या क्या की? बढ़ा दी। ठीक, दूसरा काम क्या किया? पहले गवर्नर जनरल की संख्या बढ़ाई, फिर उसकी पावर बढ़ाई। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। इस वर्ड का क्या मतलब? अध्यादेश जारी करने का क्या मतलब है? अध्यादेश, देखो अध्यादेश गवर्नर जनरल अभी का अगर बात करें तो जैसे कि प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, जब संसद सत्र में ना हो तब प्रेसिडेंट द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, और वो जो अध्यादेश जारी करता है उसकी उतनी ही पावर होती है जितना कोई कानून संसद में बना हो। संसद में बने कानून की जितनी वैल्यू, जितनी पावर होती है, उतनी ही पावर प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की होती है, जो जब संसद सत्र में ना हो तब जारी करता है। तो वैसा ही कुछ है कि गवर्नर जनरल, इसका मतलब हुआ कि खुद निर्णय ले सके। जैसे कि हमने बताया कि गवर्नर जो प्रेसिडेंट है खुद से कोई भी
अध्यादेश जारी कर सकता है, तो खुद निर्णय ले सके। पहले क्या था, गवर्नर जनरल तो है बट सब चीज़ की क्या है, टीम बनी है, आपको सब सलाह मशवरा करके कुछ भी बनाना होगा, कुछ भी करना है तो करना होगा। बट 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कहते नहीं, ऑर्डिनेंस पास हुआ है, ऐसे करके न्यूज़ में सुनते हैं। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस, पहली बार ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। मतलब सबसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करना है, कुछ सही लग रहा है तो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता है, खुद निर्णय ले सकता है। ठीक है, पहला काम, गवर्नर जनरल की संख्या बढ़ा दी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल की संख्या बढ़ा दी, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी। तीसरा काम क्या किया, विभागीय प्रणाली की स्थापना की। विभागीय प्रणाली शुरू की, है ना। जैसे कि भी 1853 में पढ़ा हम लोगों ने कि क्या किया गया, दोनों की शक्तियों का पृथक्करण किया, किसकी, कार्यपालिका और विधायिका। ऐसे ही यहाँ पर अब क्या किया गया, कई डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया गया, विभागीय प्रणाली शुरू की गई, विभाग बना दिए गए, इस विभाग का काम इसमें होगा, इस विभाग का काम इसमें होगा। सारे विभागों को क्या किया गया, डिवाइडेशन कर दिया सारे विभागों का। ठीक है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। चौथा काम क्या किया, चौथा काम क्या किया गया, चौथा काम ये किया गया कि गवर्नर जनरल ने बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के जो देशों थे वहाँ पे विधान परिषद का क्या किया, गठन किया। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बेसिस पे किया था, सिर्फ चेक करने के लिए। तो क्या किया, चौथा काम, जो गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल ने बंगाल, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद का गठन किया। विधान परिषद का गठन किया। कैसे किया था, ट्रायल पर किया था पहले। ठीक है, पहले कैसे किया था, ट्रायल पर किया था। कहाँ पर, गवर्नर जनरल ने बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के विधान परिषद प्रांत में विधान परिषद का गठन किया। विधान परिषद मतलब कि डायरेक्ट चुने जाएंगे, उसमें जो भी लोग चुने जाएंगे डायरेक्ट चुने जाएंगे, उसमें जनता क्या करेगी, भाग नहीं लेगी। और कैसे स्टार्ट किया था, ट्रायल बेसिस पर स्टार्ट किया था। ठीक है, ट्रायल बेसिस पर स्टार्ट किया था। तो 1861 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम, देखो इसीलिए बोला गया, पहला उन्होंने क्या किया, एक गवर्नर जनरल था, कम परेशान करता, ज़्यादा गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल की क्या की, संख्या बढ़ा दी। दूसरा क्या किया, पहले कोई भी अगर नियम बनाना है तो 4-5 मीटिंग होगी, डिसाइड होगा, कई चीज़ें होंगी तब बनेगा। लेकिन क्या किया गया, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी। मतलब उसको कुछ लगा तो डायरेक्ट खुद निर्णय ले सकता है, कुछ भी अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, जो डिपार्टमेंटल वाइज क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया चीज़ों को। और चौथा काम क्या किया गया, गवर्नर जनरल ने बंगाल, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के जो प्रांत है उसमें विधान परिषद का गठन किया। किस बेसिस पर किया था, ट्रायल बेसिस पर किया था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे आता है हमारा 1861 के बाद 1892 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1892। 1892 का
अधिनियम। ठीक, इसमें क्या किया गया, देखो 1892 के अधिनियम में पहला जो कार्य किया गया वो क्या किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, पहला कार्य क्या किया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का क्या मतलब है, देखो हम लोग जिसको चुनते हैं, जिसको जनता वोट देके चुनती है, तो जब कोई आता है, जब कोई प्रतिनिधि आता है तो वो हमारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, जैसे लोकसभा के मेंबर्स को हम लोग चुनते हैं, हम लोग वोट देते हैं लोकसभा के मेंबर, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव है। लेकिन राज्यसभा के लिए लोकसभा के जो मेंबर हम लोग द्वारा जो चुने गए हैं प्रतिनिधि, वो अपना आगे एक प्रतिनिधि चुनते हैं, वो लोग, है ना, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई भाग उसमें योगदान भाग नहीं होता है। तो हम लोग द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने आगे किसी एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, जैसे जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या किया, दूसरा कार्य देखा गया कि जो डिपार्टमेंट वाइज बना दिया गया था, तो सब डिपार्टमेंटल वाइज अलग अलग वर्क हो गया सबका, सब देख रहे हैं। तो देखा गया कि जो इकोनॉमिकल मैनेज सही से हो नहीं पा रहा है, सही से जो फाइनेंशियल जो देखा जा रहा था कि फाइनेंशियली वो लोग सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और इकोनॉमिकल फाइनेंशियल दोनों चीज़ें सही से मैनेज नहीं हो रही। तो एक और पावर दी गई गवर्नर जनरल को। क्या पावर दी गई गवर्नर जनरल को, कि गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल है वो बजट में प्रश्न पूछ सकता है। गवर्नर जनरल को जो बजट पास होगा, गवर्नर जनरल को बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार, गवर्नर जनरल को बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया कि अब वो भी क्या कर सकता है, सही से पैसा रुपया मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो बजट में क्या करेगा, क्वेश्चन कर सकता है, क्वेश्चनिंग कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। तो 1892 का अधिनियम था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता भाग नहीं ले रही है। गवर्नर जनरल को पहली बार बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक, इसके बाद जो हमारा एक्ट आएगा, इसके बाद जो हमारा अधिनियम आएगा, वो अत्यधिक 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 वेरी 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 क्या है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1909 का अधिनियम। ठीक, कौन सा अधिनियम, 1909 का अधिनियम। इसी नियम को बोला गया है मार्ले मोंटू सुधार अधिनियम। मार्ले मोंटू सुधार अधिनियम। मार्ले मोंटू सुधार अधिनियम। इसी एक्ट को 1909 को बोला गया है, बहुत पूछा जाता है ये एक्ट, पेपरवा में बहुत आता है। ठीक है, मार्ले मोंटू सुधार अधिनियम। देखो ये दो लोगों के नाम हैं, ये दो लोगों के नाम हैं। जो मार्ले थे वो भारत राज्य सचिव परिषद के सदस्य थे। ठीक है, भारत राज्य सचिव परिषद की स्थापना की गई, भारत राज्य सचिव परिषद के सदस्य थे, वहाँ से लिए गए भारत राज्य सचिव परिषद। और जो हमारे मोंटू थे, ये हमारे क्या थे, ये हमारे वायसराय थे। ठीक है, दोनों जगह से लोग होने चाहिए थे, क्योंकि ये जो भारत राज्य सचिव परिषद है ये इंग्लैंड से बन के आई थी। हालांकि इसमें सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी के भी थे 8, ठीक है, बड़े मंत्री। तो भारत राज्य सचिव परिषद मार्ले थे, मोंटो कौन थे, वायसराय थे। मार्ले मोंटो का सुधार अधिनियम, मार्ले मोंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, तो देखो ये एक्ट बनाया गया था क्योंकि इसके कार्य देखते हैं, इसके कार्य क्या क्या थे, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, 1909 का मार्ले मोंटो
सुधार अधिनियम। देखो इससे पहले एक बार बढ़िया वाला विद्रोह तो हो ही चुका है 1857 की क्रांति में, ठीक। और इससे पहले स्टार्टिंग में भी, सबसे स्टार्टिंग में बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध तो कोशिश की गई थी, बट वहाँ पे बहुत बुरी तरह से नाकामयाब हुए थे। यहाँ पर भी कोशिश की गई तो यहाँ पर भी नाकामयाब ही हुए। लेकिन इनको ये दिख रहा था कि अब सामने से विरोध तो हो ही रहा है, तो इन्होंने सोचा कि विरोध तो कर रहे हैं लोग और कई लोग जुड़ रहे हैं साथ में, अलग अलग जगह से विरोध बढ़ रहा है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना इनको आपस में लड़वा दिया जाए। जो लोग यही करते थे, डिवाइड एंड रूल, आपस में डिवाइड करो रूल करो, डिवाइड करो रूल करो, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसी 1909 मार्ले मोंटो सुधार अधिनियम में, सुधार किसका कर रहे हैं लोग, हमारा थोड़ी कर रहे थे, अपना सुधार कर रहे हैं। तो इन्होंने पहला काम क्या किया, जो भारत, इनको इनको यहाँ से लगने लगा था कि इतना 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद से ही, कि अब हमको यहाँ से जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कुछ दिन बाद जाना पड़ेगा, आज़ादी ये लोग लेकर रहेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग आपस में लड़वाने का सोचने लगे कि लड़वा के जितने और दिन रुक सकते हैं रुकते हैं। पहला काम क्या किया इन्होंने, भारत पाकिस्तान विभाजन बीज डाला, भारत पाकिस्तान विभाजन बीज डाला इसी एक्ट के अंदर, इसी एक्ट के अंदर भारत पाकिस्तान विभाजन बीज डाला। आपस में भड़काने की कोशिश की मुसलमानों को कि हम चले जाएंगे, ये लोग आज़ाद हो जाएंगे, तुम लोग यहाँ पर फिर भी गुलाम रह जाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी थी, हिंदुओं की थी। तो इन्होंने कहा कि आप लोग अपना अलग आज़ादी लीजिए, अपनी अलग, आप लोग अलग हो जाइए यहाँ से, अपनी अलग आज़ादी लीजिए, वरना यहाँ रहेंगे अगर तो हिंदू ज़्यादा है, मेजॉरिटी जिसकी है वही रूल करेगा, फिर हिंदुओं लोग की बात सुनी जाएगी, आप लोग की कोई बात नहीं सुनेगा। ऐसा बोलकर इन्होंने मुस्लिमों को भड़काया और भारत पाकिस्तान जो विभाजन बीज था, जो विचार आया, जो भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ है, उसका जो बीज था वो वहीं से डाल दिया गया था। दूसरा काम क्या किया गया था, दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व दिया। मुस्लिमों को क्या किया, अलग प्रतिनिधित्व दे दिया। जैसे कि बात अगर कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि अगर उनसे कोई बात कर रहा है तो एक कोई गया सबकी तरफ से, इंडियंस की तरफ से, उसने बात की। बट इन्होंने क्या किया, हिंदुओं से अलग बात करेंगे, उनका कोई अलग आएगा बात करने, मुस्लिमों से हम अलग बात करेंगे, उनका कोई अलग आएगा बात करने, क्योंकि उनको भड़का रहे थे कि अपना अलग पाकिस्तान तुम लोग ले लेना, अपने अलग बंटवारा कर लेना, यहाँ पर मत रहना वरना तुम्हारे साथ भी अत्याचार होंगे, ऐसा कह के भड़का रहे थे। तो पहला क्या किया, भारत पाकिस्तान विभाजन बीज वहीं पर डाला 1909 में मार्ले मोंटो सुधार अधिनियम में। दूसरा, मुस्लिमों को क्या किया, अलग प्रतिनिधित्व दे दिया, मुस्लिमों को अपना अलग प्रतिनिधित्व दिया, उनको अलग अपना दिया। जैसे कि हमारी तरफ से महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं और नेहरू जी बोल रहे हैं, ऐसा करके हमारे जो लीडर्स थे वो बोलते थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको अपना अलग लीडर दिया कि हम, तुम लोग अपना अलग लीडर बनाओ, उनके महात्मा गांधी या फिर उनके चाचा नेहरू जी के साथ में मत रहो, अपना अलग, समझ रहे हैं ना, मतलब हम लोग का लीडर जैसे अलग है तो हम लोग का अलग है, उनको वैसे ही अपना अलग प्रतिनिधित्व दिया कि आप अपना अलग लेके आइए, अपने लिए अलग से आप लड़िए, आप अपना अलग आज़ादी लीजिएगा, अपना बंटवारा करके अलग ही चले जाइएगा, साथ में रहिएगा ही नहीं। ये कह के इन्होंने सोचा ये लोग आपस में ही लड़ेंगे तो आज़ादी, हमको आज़ादी देनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा इन्होंने काम ये किया कि विरोध तो हो ही रहा था, तो इन्होंने सोचा जब सामने से अगर कोई लड़ने आ ही रहा है तो उसको थोड़ा 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 दे के बहलाया फुसलाया जा सकता है। तो दूसरा इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल और भारत राज्य सचिव परिषद में भारतीयों की नियुक्ति चालू कर दी।
क्योंकि अब हम लोग उठ रहे थे हर तरफ से, है ना। ऐसा नहीं है कि 1947 में आज़ादी मिली थी हमको तो हम लोग सीधा 1947 में ही लड़ना शुरू, एक ही दिन में आज़ादी मिली थी। पहले से शुरुआत की गई होगी तो 1909 की बात है ना, 1909 की बात है, मतलब वही 35-40 साल बचे हैं। तो हम लोग अब आगे आने लगे थे, हम लोग कई चीज़ों में विरोध करने लगे थे, बहुत सी चीज़ों में। तभी फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा थोड़ा थोड़ा इनको दे के थोड़ी चीज़ें क्या कहते हैं फुसलाते हैं, अपनी ओर लाते हैं। तो उन्होंने गवर्नर जनरल और भारत राज्य सचिव परिषद, जो इनके यहाँ 2 मेन पद बने हुए थे, उसमें क्या किया, भारतीयों की क्या की इन्होंने नियुक्ति चालू कर दी कि अच्छा ठीक है, भारतीय भी कोई आके इसमें दाखिल हो सकता है, गवर्नर जनरल भी बन सकता है और भारत राज्य सचिव परिषद में भी आकर उसका सदस्य बन सकता है। ठीक है, ये तीसरा कार्य किया किसमें, 1909 मार्लेमांटो सुधार अधिनियम में। चौथा काम क्या किया, चौथा काम ये किया कि कोई भी भारतीय जो होगा, भारतीयों को चुनाव देने की आज़ादी दे दी कि हाँ ठीक है, अब आप, पहले तो आपस में वो लोग चुनाव करके बना लेते थे, क्योंकि जो चुनाव प्रणाली थी उनकी अप्रत्यक्ष थी, जनता भाग ही नहीं ले रही थी, आपस में ही वो लोग जो सारे लोग चुन के किसी एक को बनाते थे। तो भारतीयों को चुनाव करने की आज़ादी दे दी, पहला। दूसरा, चुनाव व बजट, चुनाव करने की और बजट में प्रश्न पूछने की आज़ादी दे दी। प्रश्न पूछने की आज़ादी दी। अब जाहिर सी बात है, जब गवर्नर जनरल और भारत राज्य सचिव परिषद में भारतीयों की नियुक्ति चालू कर दी है, तो मतलब गवर्नर जनरल कोई भारतीय बन सकता है, कोई बनेगा। अगर कोई गवर्नर जनरल बनेगा तो अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि जो गवर्नर जनरल है 1863 में बताया कि उसको बजट में प्रश्न पूछने की आज़ादी 1892 में बताया, उसको बजट में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता आज़ादी दे दी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भारतीय गवर्नर जनरल बन सकता है तो बनेगा, तो बजट में प्रश्न पूछने की उसको आज़ादी जाहिर सी बात है होगी। और भारतीयों को चुनाव करने की भी आज़ादी दे दी, किसमें, मार्लेमांटो सुधार अधिनियम, जो कि 1909 का है। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 1909 का अधिनियम और जो मार्लेमांटो सुधार अधिनियम और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो अधिनियम है, ये दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टार बना के रख लेना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली आ ही जाता है इनसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी।